बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नई सोच और नए अंदाज के साथ मैं हूं जन्नत जमशेद और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग लाहौर। मैं उम्मीद करती हूं कि आप तमाम लोग अपने घरों में खुश होंगे, खुशहाल होंगे, पुरउम्मीद होंगे और आप खुश हैं तो आपके आसपास के लोग भी काफ़ी खुश होंगे। मैं हमेशा यही कहती हूं कि खुद को पॉजिटिव रखो, खुद को खुश रखो। आप नोट करोगे, ऑब्जर्व करोगे कि आपके सराउंडिंग के जो लोग हैं वो भी काफ़ी खुश होंगे। नाजरीन, सुबह उठ के जो सबसे पहली चीज़ हम तलाश करते हैं ना, वो हमारा मोबाइल होता है। हमारी कोशिश होती है कि जल्दी से मोबाइल चेक कर लें, फेसबुक चेक कर लें, इंस्टाग्राम चेक कर लें, व्हाट्सएप चेक कर लें कि कितने मैसेजेस आए हैं, रात को जो पिक्चर पोस्ट की थी उस पर कितने लाइक्स हैं, कितने कमेंट्स हैं। ट्विटर पे चेक कर लें कि टॉप ट्रेंड क्या है, किस तरह की डिस्कशन हो रही है करंट अफेयर से रिलेटेड। तो जो मोबाइल है वो हमारा साथी है। जहां मोबाइल वहां हम, जहां हम वहां मोबाइल। तो मोबाइल को हम अपनी जिंदगी से नहीं निकाल सकते। लेकिन जब बटन्स वाले फोन हुआ करते थे, वो दौर भी आप सबको याद होगा कि उस फोन का भी अपना ही मजा होता था। हालांकि वो तमाम चीजें उस वक्त नहीं होती थी। बस क्या होता था कि एक स्नेक वाली गेम होती थी, वो हम खेलते थे। उसके साथ साथ आपको याद होगा कि उस टाइम पे जो मैसेजेस करने का ट्रेंड बहुत ज़्यादा था। कोई अच्छी बात किसी को मैसेज कर दी, किसी को गुड मॉर्निंग कह दिया। और अक्सर औकात ये भी होता था कि अहमद फराज के शेर, मतलब अहमद फराज का तखल्लुस लगा के हम आगे शेर फॉरवर्ड कर दिया करते थे। हमें नहीं पता होता था कि वो अहमद फराज का शेर है या नहीं है। तो उसके बाद जिसके पास वो मैसेज जाता था वो उसको चेक करता था, तो वो भी एक सोच में पड़ जाता था कि क्या ये वाकई अहमद फराज का शेर है। तो उस दौर में अहमद फराज के जो शेर थे उनके साथ बड़ी ज्यादती हुई थी, लेकिन होता था। अब चूंकि बटन्स वाले फोन नहीं हैं, अब हमारे पास स्मार्टफोन्स हैं, हमारे पास मीडियम्स चेंज हो गए हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर है। लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की चीजें अब भी होती हैं। फेसबुक पे आपको ऐसी बहुत सी पोस्ट मिलेंगी जो आपको लगेगा कि ये तो इकबाल का शेर है ही नहीं, या ये जो बात की गई है इस फलां बंदे ने नहीं की थी। चीज़ें वही सेम हो रही हैं, लेकिन क्योंकि मीडियम चेंज हो चुका है, हम ज़्यादा फास्ट हो चुके हैं, तो इसलिए हम कहीं ना कहीं हमें ये चीज़ लगती है या हम फील करते हैं कि हमें अगर कोई पोस्ट नज़र आ रही है या कोई ऐसी चीज़ जो कि हमें नहीं मालूम कि ये क्या वाकई उस शख्स के साथ मंसूब की जा सकती है या उस इंसान ने वैसा कहा था या नहीं कहा था। तो मैं इस प्लेटफॉर्म से एक छोटी सी एडवाइस आपको देना चाहती हूँ कि आप अगर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कोई भी पोस्ट शेयर करते हैं तो उससे पहले तस्दीक कर लिया करें कि क्या वो सच के बुनियाद पे है, सदाकत है उसमें, या वो पोस्ट में जो भी तहरीर किया गया है और जिस इंसान के साथ मंसूब किया गया है वो वाकई उस इंसान ने कही है या नहीं कही है। आज के टॉपिक की तरफ आती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सर्दियाँ बिल्कुल स्टार्ट हो चुकी हैं। अब मेरे ख्याल में वो मौसम है कि आप पंखा चला के कंबल लेते हैं, तो आगे मेरे ख्याल में 10 दिनों तक आपको पंखा चलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सर्दियां तकरीबन बिल्कुल ये गेट के पास हैं, आने वाली हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत अहम टॉपिक है। सर्दियों के जहां कई फवायद होते हैं, कई अच्छी चीज़ें हैं, वहीं पे सर्दियों के कभी कहीं नेगेटिव पॉइंट्स भी है कि सर्दियों में हम इंसानों को बेशुमार मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है, जिनमें से एक है हमारी बॉडी में दर्द होना, हमारी हड्डियों में दर्द होना, जोड़ों में दर्द होना। ये बहुत ही अहम टॉपिक है और हर घर में कोई एक या दो जो अफराद हैं वो इन तमाम मुश्किलात का शिकार है। आज हम इसी पर ही बात करेंगे। तो अपने गेस्ट का तारुफ आपको करवाए चलती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अली खालिद, जो कि फिजियोथेरेपिस्ट हैं। डॉक्टर अली, आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। उसके साथ साथ हम बात करेंगे डाइट से रिलेटेड के सर्दियों में किस तरह का खाना हमें खाना चाहिए, कितने विटामिन्स लेने चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स कितने लेने चाहिए, डाइट में किस खुराक को अपना हिस्सा बनाना चाहिए। तो वर्दा अली हमारे साथ मौजूद हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं। वर्दा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। उसके साथ साथ हमारे साथ हकीम सरफराज अहमद नूर साहब मौजूद हैं। इनसे भी हम सेम वही बात करेंगे कि जोड़ों का दर्द हो, हड्डियों का दर्द हो, उसको किस तरह से कम करना है, अपने आप को एक्टिव बनाना है, सेहतमंद बनाना है। तो आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया कि आप तीनों मेहमानों ने वक्त निकाला। और टॉपिक का आगाज करते हैं। गुफ्तगू का आगाज सर मैं आपसे करूंगी क्योंकि आप काफी सीनियर हैं। तो सर, पहला सवाल है कि दर्द होता क्यों है जोड़ों में, हड्डियों में? क्या वजह है कि दर्द होता है? असल में ये है कि अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म के निज़ाम को चलाने के लिए मौसम पैदा फरमाए हैं। गर्मियों का मौसम है, उसमें आदमी ठंडी चीज़ें पसंद करता है। अब सर्दियों के मौसम में इंसान को ज़रूरत होती है कि बाहर की जो सर्दी है उसका मुकाबला उसने कैसे करना है, क्योंकि हवा में नमी का तनासब बहुत ज़्यादा हो जाता है। उस वजह से मेरे कई बुज़ुर्ग दोस्त जो हैं
बहन भाई वो जोड़ों के दर्द में या जिस्मानी दर्दों में मुब्तला हो जाते हैं, तो उसमें सबसे पहले ये है कि सर में दर्द हो सकता है, अच्छा, पूरे जिस्म में दर्द हो सकता है, कमर में दर्द हो सकता है, आपकी हड्डियों जोड़ों में दर्द हो सकता है। अच्छा, अगर आपको सर में भी दर्द हो रहा है तो वो सर्दी की वजह से हो वो सकता है? सर्दी की कई एक सर का दर्द गर्मियों में भी होता है, सर्दियों में भी होता है, लेकिन सर्दियों में जो मेन काज है ना वो ठंड लगने से, क्योंकि हम सर्दी से हिफाजत नहीं करते अपनी, बाइक पे जा रहे हैं या बाहर निकले हैं, मेन एलिमेंट जो सर्दी हमारे जिस्म में दाखिल होती है वो बेसिकली ये दिमाग जो है ये मरकज़ असाब है, ये हमारा कंप्यूटर है दिमाग, बिल्कुल, जिस्म के तमाम पट्टे इधर से ही निकलते हैं और फिर ये गर्दन के जो पट्टे हैं इधर से सारे जिस्म में ये पट्टों की वायरिंग जो है वो पूरे जिस्म में जा रही है। और यहाँ से अगर आप सर्दी फील करते हैं या आपको ठंड लगती है तो समझो वो सारे जिस्म में सरायत कर जाती है। तो उससे बचने के लिए हमें चाहिए कि हम गर्म कपड़े इस्तेमाल करें, और ख़ुसूसी तौर पे मैं यही कहूँगा कि सर्दियों के मौसम में सर को ज़रूर डांप के रखना चाहिए, और ये जो गर्दन के पट्टे हैं जैसे हम मफरल लेते हैं या कोट वगैरह पहनते हैं, तो ये गर्दन के पट्टों की भी हिफाजत बहुत ज़रूरी है। उससे अगर ये अमल अगर हम करेंगे तो फिर सर्दी के अमल से महफूज रहेंगे और हम दर्दों जिस्मानी दर्दों से भी महफूज रहेंगे। अगर दर्दें हमें इस मौसम में पैदा हो जाती हैं तो हमारे कदीम अतिबा कराम के नज़दीक सबसे बेहतरीन मौसम सर्दियों का है, जिसमें हम ताकतवर ग़िज़ा, गर्म ग़िज़ा, सर्दियों में ठंडी, गर्मियों में ठंडी ग़िज़ाएँ और सर्दियों में सर्द ग़िज़ाएँ हम इस्तेमाल गर्म ग़िज़ाएँ इस्तेमाल कर सकते हैं इजीली। और गर्म ग़िज़ाएँ ही जो हैं वो जिस्म में टॉनिक का एक दर्जा रखती हैं, वो हमारे जिस्म में उतनी हरारत पैदा करती हैं जो हम बाहर की सर्दी का मुकाबला उससे कर सकते हैं। तो उसमें सबसे बेहतर सबसे सर्दियों में कोशिश करनी चाहिए कि खुद को ढांप कर रखें। आप ये खुद को बेसिकली जो बचाव है ना वो यही है कि इंसान के बस में जो है अपने आप को कवर रखें अपने और ख़ास तौर पे मेरे जो बुजुर्ग हज़रात हैं, बूढ़े बहन भाई हैं, उनको तो बहुत ही ज़रूरी है। हाँ, ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया। डॉक्टर अली, मैं आपकी तरफ आऊँगी। जैसा कि बुजुर्गों को तो ये तकलीफ पूरे साल ही रहती है, तो फैक्टर तो बता दिए उन्होंने कि सर्दी की वजह से आपके कंधे भी दर्द होंगे, आपके सर में भी दर्द होगा। एज फैक्टर कितना मैटर करता है कि जो 50 से ऊपर है उसी को दर्द होगा, या फिर एक 14 साल के बच्चे को या 20 साल के बच्चे नौजवान को भी दर्द हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, एज फैक्टर करता है मैटर इस चीज़ के अंदर, क्योंकि जैसे जैसे एज हमारी प्रोग्रेस करती है, 40 ईयर्स पे हम प्लस जाते हैं, एज के साथ वेट का फैक्टर होता है। जितने ओबीस होते जाएंगे उतना ज़्यादा हमारे जॉइंट्स जो हैं और बोन्स वीक होती जाएंगी। तो ये चीज़ तो एक शॉर्ट है कि जिसका वेट ज़्यादा है और जिसकी एज ज़्यादा है उसके ऊपर सर्दियों का इफेक्ट ज़्यादा ही होगा। अब ये किस किस डिजीज़ में ज़्यादा हो सकता है? ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, गैंठिया, घुटनों का दर्द, कमर के मोहरों के मसाइल होते हैं, टखने के अंदर हो जाता है। इन तरह के लोगों को इस चीज़ के अंदर ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है, क्योंकि इसके अंदर एक फिनोमेना होता है मॉर्निंग स्टिफनेस का, कि जब आप सो के उठते हैं तो पहले 30 मिनट के अंदर आपका जो जिस्म है वो फुल दर्द कर रहा होता है। ये चीज़ें हेपेटाइटिस के मरीजों में भी होती हैं कि वो जब सो के उठते हैं तो उनका जिस्म जो है वो फुल दर्द कर रहा होता है। तो ये जो मिथ है कि अगर आप सो के उठे हैं और आप बहुत थके हुए हैं तो इसका मतलब है कि आपकी जो रूह है वो सारी दुनिया घूम कर आई है, ये गलत है। ये झूठ पर मबनी है। जी, ये चीज़ें जैसे है ना, ये कॉन्सेप्ट है कि अगर आप थके हुए हैं तो इसका मतलब है कि रात को रूह जो है वो आपकी कोई मरी गई है या सवाद गई है, तो ये गलत है, ऐसा नहीं है। सुने क्यों ऐसा होता है? ये एक्चुअली फिलोसॉफिकल बातें हैं किसी चीज़ में, ये उस फिलॉसफी के अंदर ये भी ठीक है, लेकिन अगर हम इसको देखें कि फिजियोलॉजिकली कि हमारे बॉडी में क्या प्रोसेसेस हो रहे हैं तो उसके थ्रू जो है ये चीज़ गलत है टोटली। आपके फर्स्ट 30 मिनट्स या फर्स्ट हाफ एन आवर या आवर, ये सर्दियों में ही होगा? सर्दियों में ज़्यादा होता है, गर्मियों में भी होता है। ये डिजीज़ ऐसी हैं जिसके अंदर गर्मियों में भी आपको ये शिकायत होती है, लेकिन सर्दियों में चूँकि एक वो ठंड का फैक्टर होता है तो उसकी वजह से बॉडी वार्म अप नहीं हुई होती ठीक तरह से। आप सपोज रज़ाई लेके सोएं तो एकदम उठ के बाहर आ जाएं और कोई सर्दी में और कोई शॉल वगैरह इस तरह ना लें, तो वो चीज़ डायरेक्टली इफेक्ट करती है आपके बॉडी के टेम्परेचर को। कोर बॉडी टेम्परेचर या आपका जो पेरिफ्रीज है उसका बॉडी टेम्परेचर जब गिरेगा वैसे वैसे आपकी बॉडी पेन ज़्यादा होने शुरू हो जाएंगी। तो इसके अलावा जो बच्चे हैं ज़्यादा केसेस किसके आते हैं?
कहाँ दर्द होता है? कंधों में, सर में, टांगों में? सबसे ज़्यादा केसेस आते हैं कमर दर्द के और घुटने दर्द के। हाँ, ये कमर दर्द के चीज़ें ना केसेस नौजवानों में बहुत है, उनको भी ना बैक बोन दर्द करती है ज़्यादा है। वो इस वजह से है कि नौजवान जो है वो ओवर एग्जर्ट करते हैं अपने आप को। अब सपोज एक स्पोर्ट्समैन है, इंजरी होती है उसे। कल एक जिमनास्ट आया था हमारे पास, उसको 3 जगह पे इंजरीज थी 19 ईयर्स ऑफ एज के अंदर। उसको घुटने में भी थी, टखने में भी थी और बैक में भी थी। और इस वीकेंड पे उसका स्पोर्ट्स का इवेंट है और स्कॉलरशिप उसकी दाव पे है, तो वो अभी भी जो है इसके ऊपर बजिद था कि मैंने खेलना ही खेलना जाके। तो नौजवान जो होते हैं वो अच्छा, अपनी कुछ लोग सेहत ना का नहीं खेलते हैं करते। इसलिए इनकी इंजरीज होती हैं। कुछ लोग क्लमजी होते हैं कि चलते चलते गिर जाते हैं, या वो अक्सर कहते हैं कि हम लोग ना बहुत गिरते हैं, ये भी एक फैक्टर है। वर्दा, मैं आपकी तरफ आऊंगी। वर्दा, चूंकि सर्दियां हैं, तमाम लोगों को शिकायत रहती है हड्डियों में दर्द, जोड़ों में दर्द, तो डाइट के बारे में आप क्या कहेंगी कि किस तरह की ग़िज़ाएं इस्तेमाल करनी चाहिए अगर आप इन दर्दों से छुटकारा चाहते हैं तो? जी, मैं ना इसमें थोड़ी सी एडिशन ये भी करना चाहूँगी। पहले मैं बताना चाहूँगी कि हमारी कॉज जो सर्दी की वजह से हमें दर्दें होती क्यों हैं, ठीक है। मैं स्टार्ट यहाँ से लेकर फिर मैं आपको ग़िज़ायत की तरफ लेके आऊँगी कि जब सर्दी से हमारी बॉडी पे इफ़ेक्ट क्या आता है, वो ये होता है हमारी जो सर्कुलेशन है ना वो स्लो हो जाती है, ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है। हमारी बॉडी ने कोप अप करना होता है बाहर के टेम्परेचर से, ठीक है। जैसे हमारा बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 37 है सेल्सियस, तो हमारी बॉडी ने उसको कोप अप करना होता है। हमारी जो सर्दियों में ये होता है कि सर्कुलेशन रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। एक तो ये वजह है कि हमारी जो जिस्म में सर्कुलेशन कम होती है या बोन्स में ही, तो इस वजह से हमारे पाँव भी अक्सर स्वेल रहते हैं, ठीक है। हमारी जो उंगलियाँ हैं ब्लू ब्लू होने लग जाती हैं, ठीक है। अक्सर लोगों के साथ ये मसला आता है, पेन स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि हमारी जो है ब्लड में ही तो हमारी सारी ग़िज़ायत है, जो हमारी हर चीज़ को, सेल्स को मिलनी है, हमारी बोन्स को मिलनी है, हर बॉडी के हर पार्ट को मिलनी है। अब वही सर्कुलेशन जो है हमारी रिड्यूस हो जाएगी तो हमारी बॉडी को खुराक कैसे मिलेगी, ठीक है। एक ये बहुत मेन फैक्टर है। और अब मैं पहले बोन्स पे आने से पहले ये बताऊंगी कि हम इसको कॉप अप कैसे कर सकते हैं। हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर कैसी फूड्स खा के नॉर्मल रख सकते हैं सर्दियों में, ठीक है। उसके लिए हमें ये कि हमें अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो हमने बहुत मतलब हाई फाइबर फूड्स लेनी है। अच्छा। ऐसे, क्योंकि इसमें रीज़न ये होती है, इनके बिहाइंड जो हमारा पर्पस है वो ये होता है कि ये ना जल्दी डाइजेस्ट नहीं होती। जब मतलब ये जितनी देर हमारे स्टमक में रहेगी, डाइजेस्टिव का प्रोसेस चलता रहेगा, ये हमारी बॉडी को हीट अप रखेगी, क्योंकि उस पर ड्यूरिंग प्रोसेसिंग जो है हमारी बॉडी हीट प्रोड्यूस होती रहेगी और ये हमारी बॉडी को वार्म अप रखेगी। इसमें बनाना आ जाएगा, जिंजर आ जाएगा, आप जिंजर टी ले सकते हो, वेजिटेबल्स ले सकते हो क्योंकि ये रिच इन फाइबर्स होती हैं, और आप होल ग्रेन्स ले सकते हो। ये क्या है, वेजिटेबल्स आप सारी ले सकते हैं कोई सी भी? हाँ, क्योंकि इन सब में फाइबर की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, होल ग्रेन्स में, ओट्स में, नट्स में, ठीक है। बनाना ले सकते हो, इसमें हमारी जो है फाइबर बहुत ज़्यादा होता है। अब इससे ये होगा कि ये डाइजेस्ट ज़रा स्लो होता है, इससे जल्दी भूख नहीं लगती, जो ये डाइजेशन के लिए इसको लॉन्ग टर्म रिक्वायर्ड है। तो इस वजह से एक तो आपकी बॉडी वार्म अप रहेगी। और अगर मैं बोन्स की तरफ आऊँ तो मैं ये कहना ज़रूर चाहूँगी कि ये क्रॉनिक डिजीज़ है, यानी आप ऐसा नहीं है कि आप एक दिन कैल्शियम या विटामिन डी नहीं ले रहे तो अगले दिन आपको बोन पेन स्टार्ट हो जाए, ठीक है। अच्छा। ये ऐसी चीज़ नहीं है, ये क्रॉनिक है। इसमें मतलब आपको टाइम लगता है, आप काफ़ी अरसे से यानी 6 माह से 1 साल से कैल्शियम सप्लीमेंट कैल्शियम फूड में नहीं ले रहे, डाइट में नहीं ले रहे, 6 माह के बाद, 1 साल के बाद मिलेंगे। हाँ। तो मतलब ये नहीं है कि आप कल दूध नहीं पी रहे तो अगले दिन आपको दर्द शुरू हो जाएगी, ऐसा नहीं है। इसमें आपकी डाइट जो है बैलेंस होनी चाहिए। जैसे अगर आप दिन में अच्छा वरना कुछ लोग शिकायत करते हैं कि सर्दियों में भूख नहीं लगती, इसके पीछे क्या वजह है? काफ़ी लोग ऐसा कहते हैं कि सर्दियों में भूख नहीं लगती या खाने का दिल नहीं करता, तो कुछ सर्दी का और भूख का लिंक है इसमें या नहीं? नहीं, ये ऐसा कोई लिंक नहीं है, वो आपके मूड का होता है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो फ्राइड चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, जंक फूड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन इसका बीच में कोई रिलेशन नहीं है कि आपको सर्दी की वजह भूख नहीं लग रही। बहुत से लोग गर्मियों में भी नहीं खाते, बहुत क्योंकि हीट की वजह से वो एग्रेसिव मूड में रहते हैं, तो उसमें भी आपको भूख नहीं लगती। कि मतलब इसका क्लाइमेट और का इम्पैक्ट या वेदर का इम्पैक्ट ऐसी डाइट पे कुछ नहीं है, ठीक है। वो जनरली आपको नहीं लग रही, उसकी डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं कि आपकी बॉडी में क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या प्रोसेस चल रहे हैं, तो वो आपको मतलब उसकी रीज़न देखनी पड़ेगी। लेकिन ये क्लाइमेट का इफेक्ट या वेदर का इफेक्ट नहीं है। मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो सर्दियों में ज़्यादा खाते हैं क्योंकि उनको मतलब क्रेविंग होती है, मतलब इसमें ना ज़्यादा फ्राई फूड मौसम अच्छा होता है, मूड कि सर्दियों में कुछ लोग ज़्यादा खाते हैं, कुछ लोग गर्मियों में ज़्यादा खाते हैं। ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू को यहीं से शुरू करेंगे, साथ रहिएगा।
ब्रेक के बाद आपको वेलकम कहते हैं। अहम टॉपिक है जिस पर हम बात कर रहे हैं कि सर्दियों में जोड़ों और हड्डियों में दर्द होता क्यों है और इस दर्द को किस तरह से कम किया जा सकता है। हकीम साहब, आपकी तरफ में आऊंगी। सर, ऐसा होता है कि पुरानी चोटें जो 2 साल पुरानी, 3 साल पुरानी, अचानक से सर्दियों में दर्द उस चोट पे स्टार्ट हो जाता है, इसकी क्या वजह है और इससे कैसे बचा जा सकता है? असल में जो इंजरीज होती है ना, चोटें वगैरह लगती हैं, वो एक टेक्निकल प्रॉब्लम है। उसमें यह है कि वो जिस्म का वो हिस्सा कमज़ोर हो जाता है, वहाँ दौरान खून नहीं होता सर्दियों में, क्योंकि सर्दी जो है ये जमा देने वाली, ब्लड की सर्कुलेशन नहीं होती। अच्छा। सर्दियाँ जो हैं वो जमा देने वाली हैं और गर्मियाँ फैलाने वाली हैं। इसीलिए हम इन दर्दों से छुटकारे के लिए गर्म चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, ऊपर कई गर्म बॉटल का सेक करते हैं या हम धूप में बैठते हैं। तो ये अच्छा, गर्मियों में वो बिल्कुल ठीक रहता है। हाँ, गर्मियों में क्योंकि हीट ज़्यादा होती है, सर्दियाँ आते ही दोबारा से दर्द स्टार्ट होती है। जो ही सर्दी का इफेक्ट हमारी बॉडी पे होता है, हमारे असाब पे, ये जो हमारे असाब है पट्टे, इनमें ये पूरे जिस्म में खून की जो है सप्लाई करते हैं। तो सर्दी की वजह से उनका दौरान जो है ना खून का, वो स्लो हो जाता है। वो जब वहाँ तक खून नहीं पहुँचता तो वो हिस्सा पहले इंजरी से कमज़ोर हुआ होता, तो फिर वो दर्द करने लगता है। उसके लिए सबसे बेहतरीन नेचुरल थेरेपी जो है, जो कुदरत का आती है, वो धूप में बैठना है। अच्छा, हाँ। जिसको लोग बिल्कुल उसकी अहमियत को बहुत कम समझते हैं। तो उसमें धूप में विटामिन डी बहुत ज़्यादा मिकदार में शामिल, जो हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हर जो हमारे ख़ास तौर पे जो कमज़ोर हजरात है या बूढ़े हजरात है, उनको चाहिए कि सर्दियों के मौसम में कम से कम 1 घंटा धूप में ज़रूर बैठें। ये कुदरती खुराक भी है, दवा भी है और कुदरती इलाज है। बिल्कुल। ये धूप में बैठने के बाद फिर आपको किसी फिजियोथेरापिस्ट के पास या किसी और दवाई की ज़रूरत नहीं रहेगी। उसके बाद ये है कि आप प्रोटीन वाली डाइट्स, कैल्शियम वाली डाइट्स वो लें, और इसमें कई बेहतर कर लें। हाँ जी, जैसे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, कुरान पाक में जैतून का जिक्र है, उसके वत्तीन व जैतून सूरत है कुरान पाक में पूरी, और अल्लाह ताला ने इन दोनों मुतबरक फलों की कसम खाई है। अच्छा। तो जैतून के बारे में हुजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जैतून खाया करो और लगाया करो, ये वाज़े तौर पर आपने इरशाद फरमाया। अब जो भी मेरे हजरात या बहन भाई जो नाज़रीन सुन रहे हैं, हाँ, जैतून का ऑलिव ऑयल जो है, वो अगर दर्द कहीं जिस्म में महसूस करते हैं, पट्ठों में या जोड़ों में, तो जैतून से बेहतर कोई ऑयल नहीं है। चलें, ये बेस्ट, आपने अच्छी चीज़ बताइए। तो हम देखें ना, बाजार में जाते हैं, महंगी से महंगी ट्यूबें और महंगे से महंगे ऑयल वगैरह खरीद के वो जनाब इस पर मालिश करते हैं। तो कितने अरसे में फ़र्क पड़ेगा, कितने दिनों में फ़र्क पड़ेगा? ये देखें जी, सर्दियों के मौसम में जो तो उम्र रसीदा अफराद हैं, उनको तो डेली रात को सोने से पहले जैतून के तेल की मालिश करनी चाहिए जहां दर्द महसूस करते हैं, और फिर जैतून का तेल दूध में डाल के पिएं। अच्छा। ये हड्डियों को ताकत देगा, जिस्म में हरारत पैदा करेगा, दौरान खून को बिल्कुल ठीक करके आपके जिस्म का दौरान खून मेंटेन करेगा। तो आप देखें, जैतून पूरी वर्ल्ड में इस्तेमाल हो रहा है। बिल्कुल। और उसका अचार भी, और उसका फल भी, फिर उसका ऑलिव ऑयल भी। तो इसलिए ये सबसे बेहतरीन चीज़ है। उसके बाद आप अगर देखें, शहद है, ये एंटीबायोटिक है, इसमें बहुत ज़्यादा मिनरल्स होते हैं, और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसके बारे में भी हदीस मुबारक है कि हर वो आदमी जो 1 महीने में 3 दिन शहद का नाश्ता करेगा, उसको कोई बड़ी बीमारी लाहक नहीं होगी। ये बाकायदा मुस्तनद हदीस है, मैं आपको अपने नाज़रीन को बता रहा हूँ। और शहद खाने के 20 मिनट बाद वो हमारे खून में जज़ब हो जाता है, इतना यानी कि अर्जेंटली। उसके बाद आपने बड़ी अच्छी बात बताई है कि जैतून का तेल लगाने से भी आपकी जो हड्डियों का दर्द है या यहाँ भी आपको दर्द हो रहा है वो कम हो सकता है। डॉक्टर अली, मैं आपकी तरफ आऊँगी। हमारे बैठने का अंदाज,
हमारा चलने का अंदाज या हम किस पोस्चर में बैठ रहे हैं, लेट रहे हैं, क्या उस वजह से भी हड्डियों में दर्द हो सकता है? पोस्चर का ही जो आजकल की नौजवान नस्ल है, पोस्चर इज़ द बिगेस्ट फैक्टर जिसकी वजह से उनकी बॉडी में पेन शुरू होता है। पोस्चर गलत होने से सबसे पहले पेन आपके शोल्डर्स में आता है, उसके बाद आपकी नेक में रेडिएट करता है, उसके बाद आपके सर में आता है। तो जब सर में दर्द आता है तो इंसान कहता है यार ये आंखों का मसला हो सकता है, नज़र कमज़ोर हो सकती है मेरी, मैं फ़ोन ज़्यादा यूज़ करता हूँ या टीवी ज़्यादा देखता हूँ या फिर मैं लैपटॉप पे ज़्यादा देर बैठता हूँ। लेकिन एक्चुअली वो प्रॉब्लम रूट कॉज जो होता है उसका आंखों की कमज़ोरी बिनाई हो सकती है, कमज़ोरी हो सकती है, लेकिन जो रूट कॉज होता है उसका वो उसके बैक मसल से निकल आता है। वो इतने वीक हो चुके होते हैं कि वहाँ से पेन रेडिएट करती है बैक से उसके शोल्डर से उसके हेड तक। इसके अलावा लोअर बैक में आता है, जो लोग ज़्यादा ड्राइव करते हैं, ज़्यादा गाड़ी चलाते हैं लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर, या फिर ज़्यादा देर बैठते हैं। हाँ, इनके ऊपर फोर्सेस जो हैं वो कॉन्स्टेंटली ओवर अ कोर्स ऑफ लॉन्ग पीरियड लग रही होती हैं। तो जैसे जैसे वो अच्छा अली, ऐसा होता है कि अगर आप कंटिन्यूसली 1 घंटा या 2 घंटा बैठ रहे हो इस तरह से, तो आपकी बॉडी आपको बताती है कि मैं थक गई हूँ, तो आप जब रिलैक्स होती हो तो उसमें आप किस पोस्चर में बैठो, या आप टेक लगा लो या झुक के आप बैठो, मतलब बैठ सकते हो, आपके पास इतना मार्जिन है? नहीं, झुक के बैठने वाला मार्जिन तो लाइफ से निकालेंगे तो ही ठीक होंगे। आप टेक लगा के बैठ जाएं, प्रॉपर सपोर्ट के साथ बैठें। दूसरी चीज़ ये है कि आप लंबर कुशन ले लें, जैसे कमर के पीछे कुशन रखते हैं वो रख लें, सर के पीछे कुशन रख लें। आजकल वो बड़ी बड़ी चेयर्स आई हैं, फुल बॉडी सपोर्ट होती है उसके ऊपर, वो बॉडी की कर्व्स के हिसाब से जो है डिज़ाइन होती है। तीसरी चीज़ इसमें यह है कि जब आपको बॉडी बता रही है ना कि मुझे दर्द निकल रही है, तो आपके सबसे पहले बैक मसल्स ही अनकंफर्टेबल होते हैं। आपको चाहिए आप उस टाइम 2 मिनट के लिए काम छोड़ें। आई थिंक यंग लोगों में सिर्फ एक ही इशू है, उनकी बैकबोन दर्द कर रही है। हाँ, 2 मिनट के लिए उठें और थोड़ी सी बॉडी स्ट्रेचेस कर लें, तो उसके बाद वो जो आपका सारा लोड है वो डिस्ट्रीब्यूट दोबारा से होना शुरू हो जाएगा, आपके मसल जो है वो रिलैक्स हो जाएंगे। काफ़ी देर तक एक पोस्चर में रहने की वजह से लैक्टिक एसिड एक्युमुलेशन शुरू हो जाती है उस जगह पे, तो वो आपको जिसे कहते हैं ना वो मध्यम मध्यम सी दर्द जो होती रहती है वो चीज़ पैदा करती है। और जैसे सर ने बात की विटामिन डी की, तो विटामिन डी वाकई कमज़ोर है। रिसर्च कहती है 70% ऑफ यंग पीपल के अंदर जो विटामिन डी है उसकी डेफिशिएंसी है। उसकी डेफिशिएंसी का रूट कॉज यही है कि हम सन एक्सपोजर नहीं लेते। सर्दियों के अंदर तो मतलब रुझान है लेने का, लेकिन गर्मियों में तो बिल्कुल अवॉइड करते हैं। तो वो जो 6 महीनों की गर्माइश है, उस गर्मियाँ आती हैं, उसके अंदर आपका विटामिन डी लेवल कम होता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप सिर्फ सर्दियों में धूप में बैठेंगे तो आपकी दर्द खत्म हो जाएंगी। जो ये हमारी बीमारियाँ शुरू होती हैं घुटनों के मसाइल की या जोड़ों के मसाइल की, कमर दर्द की, आर्थराइटिस जिसे नॉर्मल कहते हैं, उसका ये होता है कि वो क्रॉनिक डिजीज़ होती है, वो एक लंबे अरसे से चल रही होती है। लंबे अरसे से चलने की वजह से और कैल्शियम के ना होने की वजह से वो चीज़ जो है वो आपको पेन करती है। जिस मसले पे आपको आके मिलती है, जिस स्टेज पे मिलती है, लाजमी नहीं है कि उस स्टेज के ऊपर सिर्फ और सिर्फ विटामिन डी का इंटेक या अच्छी डाइट ही उसको काबू करे। ये चीज़ें इसके ऊपर उसकी ट्रीटमेंट जो इफेक्टिव हैं, लेकिन ये है कि जब तक आप अपने मसल्स को स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे तब तक आप उस चीज़ को ओवरकम नहीं कर सकते। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे कि मसल्स को किस तरह से मजबूत किया जा सकता है। ब्रेक का वक्त हुआ है, साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको वेलकम कहते हैं। हम बात कर रहे हैं हड्डियों और जोड़ों का दर्द होता क्यों है, और अगर ये दर्द है तो डाइट के जरिए इस दर्द को किस तरह से खत्म किया जा सकता है। वर्दा हमारे साथ मौजूद हैं। वर्दा, कहिएगा कि अगर माँ को या बाप को जोड़ों का दर्द है या तकलीफ है तो बच्चों में ट्रांसफर हो सकती है या चांसेस होते हैं? जी, चीज़ के ज़रूर चांसेस हैं, क्योंकि एक जेनेटिकली डिजीज़ भी है कि इसका रिस्क फैक्टर हो सकता है कि अगर आपके पेरेंट्स को है तो बच्चों में भी जा सकती हैं। अब उसकी रीज़न ये भी आ सकती है, एक डीएनए जो हमारे जीन्स है, सेकंड ये आपके अगर मदर ही जो है डेफिशिएंट है, उनमें कैल्शियम या विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो बच्चों में भी और ये है ट्रांसफ़र होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि बच्चों की भी जो है ग्रोथ सही नहीं हो सकती, मतलब क्योंकि अगर कैल्शियम डेफिशिएंट है तो हमारी उसको कॉप अप नहीं करते, या उसके बाद हमारी डाइट भी पुअर है। लेकिन ये नहीं कि 100% चांसेस नहीं है, ये हो सकता है कि ट्रांसफ़र हो सकती है कि मदर की जब बेबी बॉर्न हो गया है उसके बाद भी उसकी जो पुअर डाइट की वजह से ये हो सकता है रिस्क में इजाफा हो सकता है, इंक्रीज हो सकते हैं, चांसेस हमारे बढ़ सकते हैं। और ये है कि जेनेटिकली ट्रांसफ़र हो सकती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर मदर में है तो चिल्ड्रन या फादर में है तो चिल्ड्रन में नहीं आ सकती है। ठीक है, ये वजह। और वैसे भी अगर हम बोन्स की बात करें तो हमारे जो टीनेजर्स हैं मिल्क को लाइक नहीं करते। ठीक है, जैसे हमारा डेयरी प्रोडक्ट है हमारा बेस्ट सोर्स है, और बल्कि जो हमारे प्रायोरिटी ही जो है हमारी डेयरी प्रोडक्ट्स होती हैं, क्योंकि वो कैल्शियम का इस्तेमाल नहीं किया जाता, टेस्ट नहीं ज़्यादा जो है फीमेल्स में ये होता है कि वो दूध पसंद नहीं करती पीना।
ठीक है, उसके बजाय हम चाय को प्रेफर करते हैं जिसमें निकोटीन होता है और वो हमारी वैसे कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन और आयरन की अब्जॉर्प्शन को कम कर रहा होता है। अगर दूध की जगह अगर आप दूध पत्ती पी रहे हो तो वो भी गलत है? हाँ, नहीं पीना चाहिए, दूध को दूध ही पीना चाहिए। और कॉफी का बहुत ट्रेंड शुरू हो गया है और कॉफी खुद हमारी कैल्शियम अब्जॉर्प्शन को कम करती है। ठीक है, जितनी हम जो हमारी कैल्शियम हमारे दूध से हमें मिलनी होती है वो उसको वेस्ट कर देती है। ठीक है, एक ये कॉन्सेप्ट है। एक हमें ना कैल्शियम, हमें पता तो है कि कैल्शियम हमें लेना चाहिए, एक तो हमें सोर्सेस नहीं पता, लेकिन वो ये होता है कि कॉमन डेली सोर्सेस है और कोई वो फूड जो इसकी अब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर सकती है और वो चीज़ जो डिक्रीज कर सकती है, ये भी मैटर करता है ना। आप अगर दूध को अगर सब्जियों के साथ ले लो, चीज़ के साथ ले लो, बहुत सी ऐसी चीज़ है कि वो अब्जॉर्प्शन को रिड्यूस कर देती है। हमारे जैसे फैटिक ऑक्सैलिक एसिड होते हैं, ये कैल्शियम के साथ बाइंड करके उसके अब्जॉर्प्शन ही आपकी बॉडी में रिड्यूस कर रहे होते हैं। तो ये हमें इन चीज़ों पे वर्क करने की ज़रूरत है कि हम कैल्शियम तो ले रहे हैं, क्यों हमारी बॉडी को नहीं लग रही। ठीक है, ये रीज़न हमें ये फैक्टर देखने की ज़रूरत है कि हम क्या चीज़ उसके साथ लें कि वो हमारी अब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर दे और किस चीज़ों से हम बचें कि वो हमारी अब्जॉर्प्शन को डिक्रीज ना होने दें। ठीक है, जैसे बहुत से हमारे फाइबर्स हैं, ठीक है, उसकी वजह से हमारी कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन जो है डिक्रीज हो जाती है, वो उसके हमारे कैल्शियम के साथ बाइंड करके इनहिबिटर के तौर पे काम करने लग जाता है। ठीक है, वो हमारी अब्जॉर्प्शन यानी उसका हमें हमारी बॉडी को फायदा नहीं हो रहा। ठीक है, और कैल्शियम और प्रोटीन बहुत अच्छा सोर्स है। आप हायर प्रोटीन लो, ठीक है, मीट वगैरह ले लो, सिंपल लो, बजाय इसके अगर कोई मीट नहीं खाता तो वो किस तरह से प्रोटीन ले सकता है? प्रोटीन के अदर बहुत सोर्सेज हैं, आप पल्सेस लें, बीन्स लें। ठीक है, इनमें भी प्रोटीन बहुत ज़्यादा होती है इनकी। लेकिन ये है कि मीट से ये होता है कि बायोअवेबिलिटी, यानी आपको बॉडी में ज़्यादा मिकदार, आप खा तो लेते हो, आपकी उसकी अब्जॉर्प्शन ज़्यादा होती है जो आप मीट से लेते हो। पल्सेस और बीन्स और वेजिटेबल्स भी सोर्स हैं, लेकिन उसमें ये मतलब बहुत ज़्यादा नहीं मिलती, मतलब उसके लिहाज से उसमें जो है क्वांटिटी कम है, मिलती ज़रूर क्या है। बीफ भी ठीक होता है? जी, बीफ भी ठीक होता है, जी, जी, क्योंकि ये- कहा जाता है कि अगर आप बीफ खाओ तो हड्डियों में दर्द होगा आपको, ऐसा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप बीफ, हम मटन वगैरह प्रेफर करते हैं, लेकिन आप लीन मीट यूज़ करो क्योंकि उसमें चर्बी, फैट लेवल ज़्यादा होते हैं ना, तो आप कोशिश करो लीन मीट लो। ठीक है, वो प्रोटीन का अच्छा सोर्स है, क्योंकि जब हम फैटी लेते हैं तो उसके हमारे अदर साइड इफेक्ट शुरू हो जाते हैं, हमारे हार्ट डिजीजेस वगैरह शुरू हो जाते हैं, तो आप इश्यूज कोशिश स्टार्ट करें। हो जाते हैं। और मीट में हकीम साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी, जैसा कि सवाल मैंने इनकी तरफ पुट किया कि अगर आप बीफ ले रहे हो, बड़ा गोश्त खा रहे हो, तो क्या वो आपकी हड्डियों के लिए, आपकी बॉडी के लिए ठीक है या दर्द हो सकता है आपको उससे? बड़ा गोश्त जो है वो इंतहाई ताकतवर ग़िज़ा है, लेकिन ये वो लोग खा सकते हैं जो वर्जिश कर रहे हो, जो जिस्मानी उनकी तौर पे एग्जर्शन एक्टिव हो। ज़्यादा हो। अब मजदूर आदमी जो है वो बड़ा गोश्त खाएगा, उसको हजम हो जाएगा। जो कुर्सी पे बैठने वाले, जो चारपाई पे लेटने वाले हजरात हैं, उनके लिए बड़ा गोश्त बिल्कुल मना है। उससे क्योंकि फैट्स में इजाफा होगा। हाँ जी, इसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा होता है बड़े गोश्त में, और ताकत भी बहुत ज़्यादा इसमें होती है। इसमें कैल्शियम, आयरन भी सब कुछ होता है। लेकिन ये है कि दिल का मरीज है वो खा सकते हैं बड़ा हाँ जी? गोश्त? दिल का मरीज, दिल का मरीज बिल्कुल नहीं खा बिल्कुल सकता। इसके लिए सबसे बेहतरीन जो ग़िज़ाएँ हैं, पट्ठों के दर्द के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए, अभी आपने वो कहा जी चाय दूध में पत्ती डाल के जो है वो मैडम ने कहा कि नहीं पीनी चाहिए, वो बिल्कुल इन्होंने सही कहा। इसके लिए कुदरती तौर पे ऐसी दवाएं हैं मुफरद, मतलब दारचीनी है। ये तो एक फैशन बन गया ना कि हम चाय में दूध में पत्ती डाल के पीते हैं और हर 10 मिनट 15 क्योंकि मिनट काफी बाद लोगों को दूध नहीं पसंद होता, दूध का टेस्ट नहीं पसंद दूध होता, का तो वो उसमें अल्टरनेटिव आप ढूंढ रहे होते हैं, पत्ती डाल ली या कोई हाँ और जी, चीज डाल के दूध पी उसमें आप दारचीनी डाल लें, हल्दी उसमें डाल सौंफ हल्दी डाल सकते हैं। और बल्कि जो जोड़ों के दर्द वाले मरीज हैं, आर्थराइटिस वाले भी, उनके लिए बेहतर है कि दूध में एक आध छुहारा या 2 छुहारे और 1/2 टीस्पून जो है वो सौंफ का और थोड़ी सी दारचीनी और 4-5 सब्ज़ इलायचियाँ डाल के ये दूध बना के पिए गरम गरम। गरम गरम। ये किस्म का जोड़ों के दर्द के लिए, पट्ठों के दर्द के लिए बहुत बेहतर है। इसके अलावा आप मछली का शोरबा पिए। अच्छा, मछली फुल ऑफ प्रोटीन है। हाँ, सर्दी और में तो सबसे suggest ज्यादा किया जाता है कि ताकत मछली का इस्तेमाल करें आप। सबसे ज्यादा ताकत मछली के सिरों में होती है। उसमें जेलेटिन, कैरेटीन भी होती है जो हड्डियों को मजबूत करती है।
तो हम लोग उससे बिल्कुल अनअवेयर हैं। इस मौसम में ख़ास तौर पे दूसरे गोश्त के अलावा मछली का गोश्त ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, यखनी का इस्तेमाल करना चाहिए। और इसके लिए हमारे अतिबा कराम ने तिब्बे यूनानी में कई नुस्खे भी ऐसे सहल उसूल बताए हैं। अच्छा। जो जोड़ों की दर्द, पट्ठों की दर्द, आर्थराइटिस, कमर दर्द, सब के लिए इंतहाई मुफीद है। उसमें मेरे नाजरीन अगर सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो वो उनके पास अगर कोई कापी पेंसिल भी है तो वो मैं एक दो नुस्खे बता रहा हूँ। हाँ, बताएं। वो उसको नोट कर लें, वो सर्दियों के मौसम में ज़रूर इस्तेमाल करें। जिन लोगों को जोड़ों का दर्द है या पट्ठों का खिंचाव, उसमें एक नुस्खा है, उसमें मेथरे हैं और सौंफ है। अच्छा। ये 50-50 ग्राम। ओके। कलवंजी, जिसके बारे में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये मौत के सिवा हर मर्ज की दुआ है, वो 25 ग्राम। अजवाइन खुरासानी और देसी अजवाइन, ये भी 25-25 ग्राम। इन सब को ग्राइंड करके इसका सूप बना लें। ये सुबह शाम पानी के साथ इस्तेमाल करें। इससे आर्थराइटिस का भी मसला, जोड़ों के दर्द का मसला, कमर के दर्द का मसला हल हो जाएगा। और इसमें सर्दियों के मौसम में जो यूरिक एसिड का दर्द है, अब वो यूरिक एसिड का दर्द कोई इंजरी की वजह से तो नहीं है, वो तो हमारी बॉडी में यूरिक एसिड का मवाद ज़्यादा होने की वजह से हड्डियों में जम जाता है यूरिक एसिड, तो उससे होता है। उसमें मैं अपने नाजरीन को ये बताना चाहता हूँ कि सिर्फ सौंफ और ज़ीरा सफ़ेद 1.5 लीटर पानी की बोतल में रात को भिगो दें, भिगो के रखें और सुबह ये पानी पिएं। अच्छा। और विदिन ए वीक इंशाल्लाह उनकी जिस्मानी दर्दें, यूरिक एसिड की, हड्डियों में दर्द हो या कमर में दर्द हो या घुटनों में, वो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाए। ओके। और उसके बाद अभी हाल ही में कोरोना से चल रहा है, बल्कि हम फारग हो रहे हैं तकरीबन, तो उसमें कई लोग बहुत ज़्यादा जो क़ुव्वत मुदाफ़त की कमी उनमें हो गई, उनको पट्ठों की तकलीफ, जोड़ों की कमज़ोरी हो गई। उसके लिए एक बेहतरीन सहल रसूल डाइट जो है, दवा भी और ग़िज़ा भी, जैतून का तेल, शहद, नेचुरल चीज़ों की तरफ अगर हम आ जाएं तो जो दर्द है वो कम हो सकता है। डॉक्टर साहब, आपकी मैं तरफ आऊंगी। जैसा कि हमने ब्रेक से पहले बात की कि पुरानी चोटें, सर्दियों में उन चोटों में दोबारा से दर्द स्टार्ट हो जाती है, तो कोई ऐसी एक्सरसाइज है जिसको हम करके उन चोटों से छुटकारा हासिल कर सकते हैं, दर्दों से छुटकारा हासिल कर सकते हैं? अच्छा, सर्दियों में जो चोटें स्टार्ट होती हैं दोबारा से पुरानी, वो स्टार्ट होती हैं कि आपके पट्टे दोबारा से मजबूत नहीं हुए होते। मजबूत नहीं हो रहे। हमें एक दफ़ा चोट लगती है तो हमारा जो पहला डिफेंस मैकेनिज्म होता है वो होता है कि उस हिस्से को पकड़ लेना, उसको यूज़ नहीं करना। आप अपनी प्रोटेक्शन करें, उस चीज़ को यूज़ ना करें, लेकिन जब तक आप उसे एक लॉन्ग पीरियड पे यूज़ नहीं करेंगे तो वो एक फिनोमेना होता है डिसयूज एट्रोफी, कि जब आप एक चीज़ को इस्तेमाल नहीं करते तो वो चीज़ कमज़ोर होने लग जाती है। अब सपोज़ किसी का बाजू निकला, पुल हुआ, मसल पुल हुआ है, या फिर मतलब जैसे बॉलिंग कराते हुए आपको दर्द निकल आई है, आप वो एक्शन छोड़ देते हैं। वो एक्शन छोड़ना आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। मूवमेंट को रोक देते हैं तो वो दर्द आपकी दोबारा से स्टार्ट होगी। अगर आप उस मूवमेंट को रोकते हैं, चोट लगी है तो चलना नहीं है, हाथ नहीं हिलाना, तो ये गलत कॉन्सेप्ट है। असल में चोट के 2 फेजेस होते हैं, एक होता है एक्यूट फेज, एक होता है क्रॉनिक फेज। एक्यूट फेज वो होता है कि जो अब आपको भी चोट लगी है तो जो वो वाला टाइम है पहले 1 हफ्ते वाला, 2 हफ्ते वाला, उसके अंदर आप उसका यूज़ कम करें ताकि जो आपका इंजर्ड पार्ट है उसकी हीलिंग तेज़ हो सके। हीलिंग तेज़ करने के लिए आपको सर्कुलेशन का तेज़ होना चाहिए, ब्लड सर्कुलेशन तेज़ करने के लिए आपको फिर अगेन मूवमेंट चाहिए। अब ये तीनों चीज़ें कोरिलेट तो कर रही हैं लेकिन एक दूसरे को अपोज भी कर रही हैं। जैसे मेरे शोल्डर में पेन निकल आई है तो अब मैं इसको यूज़ ना करूं लेकिन अब मुझे सर्कुलेशन भी चाहिए, तो अब वो कहाँ से आएगी? वो आएगी आप अपने हैंड को यूज़ करें या अपनी एल्बो जॉइंट पे यूज़ करें। फ़ायदा इसका ये हुआ कि एक ही ब्लड सप्लाई है जो आपके शोल्डर से गुजरती हुई रिस्ट के ऊपर और एल्बो पे आ रही है। जब आप अपने बाकी एक लिम्ब को आप ख़त्म कर रहे हैं यूज़ उसका, शोल्डर का यूज़ ख़त्म करेंगे तो वो नीचे सबको इफेक्ट करेगा। मतलब जितना जॉइंट ऊपर होगा अगर आप उसकी मूवमेंट रोकेंगे और साथ उसके जो सारे जॉइंट्स की मूवमेंट रोक देंगे तो वो सारे का सारा वीक होता जाएगा। एक हीलिंग फेज के बाद अगर आप उसको यूज़ नहीं करते तो वो क्रॉनिक वीकनेस के अंदर चला जाता है। अच्छा। जो एक्यूट फेज आपका गुजर जाता है उसके बाद आप उसको रिहैब की तरफ लेके आएँ, स्ट्रेंथनिंग की तरफ लेके आएँ, डाइट अच्छी रखें ताकि आपकी जो बॉडी है वो जल्दी रिकवर करे उस चीज़ से, और प्रॉपर उसकी स्ट्रेंथनिंग है नॉर्मल की तरफ।
फ्रैक्चर के बाद 2 महीने कास्ट में रहता है बाजू आपका, तो उसके बाद आपने देखा होगा कि वो बाजू दोबारा से पूरा मूव नहीं कर रहा होता, ग्रिप स्ट्रेंथ भी नहीं होती उसकी उतनी। वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि 2 महीने उसने एक ही पोजीशन में उसे आपने प्लास्टर करके रख दिया है, तो अब वो यूज़ हो नहीं रहा है। अब एल्बो में अगर फ्रैक्चर था तो आप अपने हाथ को तो यूज़ करें, हाथ की ग्रिप एक्सरसाइज करें, ताकि आपके जो हाथ की ग्रिप है वो तो चालू रहे। जब आप 2 महीने बाद कास्ट खोलते हैं तो उसके बाद आपने ना अपना हाथ यूज़ किया होता है, ना आपने अपना एल्बो यूज़ किया होता है, ना ही आपने अपना शोल्डर यूज़ किया होता है, तो ये पूरी जो आपकी लिम्ब, अपर लिम्ब, आपका पूरा बाजू वीक हो जाता है। तो उसके लिए आहिस्ता आहिस्ता दोबारा से उसको रेजिस्टेड एक्सरसाइज की तरफ, मतलब किसी जोर के खिलाफ, एक थेरा बैंड होता है हमारे पास, स्ट्रेच बैंड भी कहते हैं उसे, फिटनेस वाली शॉप से मिल जाता है आराम से, उससे एक्सरसाइज करें। या फिर किसी अपने अजीजी को कहें, कोई आपका अजीज़ कारब है जिसको इस चीज़ का इल्म है, या फिजियोथेरेपिस्ट के पास आएँ, वो आपको इस चीज़ के बारे में प्रॉपर गाइडेंस देंगे। आप अपने घर पे इस चीज़ को मूवमेंट करनी है आपने, किन एहतियाती तदाबीर पर अमल करते हो, क्योंकि एहतियात भी ज़रूरी है। एहतियात के बगैर आप मूवमेंट करेंगे तो आप उस चीज़ को और एग्रीवेट मज़ीद करेंगे खराब जो करेंगे। चीज़ आपको पहले तंग कर रही है। तो ये चीज़ें हैं इसके अंदर। अच्छा वरदा, मैं आपकी तरफ आऊँगी, जैसा कि इससे पहले हम बात कर रहे थे कि विटामिन डी बहुत ज़रूरी है, वो आप धूप से तो ले सकती हैं। अब जो सुबह जल्दी नहीं उठता या उसका सुबह में काम है, ऑफिस का काम है, वो धूप में नहीं जा सकता, तो वो क्या करे, कैसी डाइट ले कि वो विटामिन डी का हुसूल मुमकिन बना सके? जी बिल्कुल। अच्छा, ये ना हमारी एक मिथ है कि हमने सिर्फ सुबह सुबह वाली धूप लेनी है, लेकिन ऐसा नहीं है। अच्छा। जो न्यू रिसर्चेस आई है ना, उसके मुताबिक ये है कि आप 10 से 3 बजे के ड्यूरेशन में जो है ना, नून टाइम की वो वाली जो है हमारे पास जो सन रेज हैं वो बेहतरीन है, क्योंकि उसमें यूवी बी रेज होती हैं और वही हमारी स्किन को चाहिए। ठीक है। अच्छा, हमारे यहाँ पर ना एक और बहुत प्रैक्टिसेस ये गलत हो रही हैं कि हम सनस्क्रीन लगा के धूप में बैठ जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारी अब्जॉर्प्शन ही नहीं हो रही। हमने उसके ऊपर लेयर लगा ली है, ठीक है, केमिकल, तो हमारी वो अब्जॉर्प्शन ही रुक जाएगी हमारी। और जैसे एज फैक्टर बहुत सन ब्लॉक के बिना लगाए बिना आपने बैठना है, यस, तो उससे आप काले हो जाओगे। इट्स ओके, इट्स ओके, कैन हो जाओ, कोई बात नहीं। आप मतलब ऐसे कर लेंगे, फेस उस ऑपोजिट साइड पे कर लें, आप अपने लेग्स या हैंड्स का एक्सप्लोर या आर्म का एक्सप्लोर कर लें। ठीक है। लास्ट में ही आपने फेस ही करना है, आपके स्किन का कोई भी पार्ट जो है, क्योंकि हमारी स्किन अब्जॉर्प्शन करती है, तो काइंडली फेस पे लगाने सनस्क्रीन, बाकी बॉडी पे नहीं लगाएं, मतलब हैंड पे और ये वो जो आपने एक्सपोज करना है। ठीक है, क्योंकि हमारी अब्जॉर्प्शन ही हमारी स्किन से होनी है। तो ये तो आपने बड़ी अच्छी बात बताई है कि अगर आप धूप में बैठना चाह रहे हैं तो हम तो सनस्क्रीन लगा के बैठते हैं कि चलो हमारी स्किन भी बची रहेगी, काले भी नहीं होंगे और विटामिन डी भी मिल जाएगी। लेकिन आपने बड़ी अच्छी बात की कि आपने सनस्क्रीन लगाए बिना बैठने, तभी आपको फायदा होगा। सर, मैं आपकी तरफ आऊंगी क्योंकि प्रोग्राम का वक्त तकरीबन खत्म होने वाला है। सर, आखिरी रिमार्क्स बता दीजिए कि अगर किसी इंसान को जोड़ों में दर्द है, हड्डियों में दर्द है, वो किन एहतियाती तदाबीर पर अमल कर सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर किसी को नहीं भी है और वो एक्टिव बनता है, तो वो क्या ऐसा करे कि आगे जाके उन तमाम मुश्किलात का सामना से ना करना पड़े? देखिए जी, इंसानी जिस्म जो है उसकी सबसे बेहतरीन जो वर्जिश है वो वॉक है। वॉक है, उसके बाद उसका जो एक्सरसाइज है हल्की, कई बंदे भारी एक्सरसाइज नहीं कर सकते, ये ज़रूरी नहीं है कि वो किसी क्लब को ज्वाइन करें जाके, वो घर में ही अपने जिस्म के अज़ा को इस तरह हिला के वो जनाब वो सुबह को उठते ही, ताकि हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो मेंटेन रहे। और दूसरा, क्योंकि इस मौसम में, सर्दियों के मौसम में पट्ठों में खिंचाव बहुत ज़्यादा हो जाता है, पट्ठों नहीं तो जोड़ों को संभाल के रखा होता है, उसकी मूवमेंट जो है पट्ठों की, जोड़ों की, वो पट्ठों ने कंट्रोल करनी। उसके लिए शहद, बादाम रोगन और जैतून, ये तकरीबन एक बड़ा चमचा और एक छोटी चमची कलौंजी के तेल की, इसको मिक्स करके किसी बॉटल में आप रख लें। ये सुबह और रात को सोते वक्त घरों में मौजूद होती है, दूध में डाल के मल्टी विटामिन के तौर पे ये काम करेगा। अच्छा, पट्ठों में नरमाइश लाएगा, पट्ठों की सख्ती ख़त्म करेगा, जोड़ों के दर्द को भी इंशाल्लाह ख़त्म करेगा। और बाकी ग़िज़ा में इस मौसम में ये नहीं कि आपने सिर्फ ताकतवर ग़िज़ाएं खानी, सब्जियाँ, फल, उनका भी इस्तेमाल करें, उनका इस्तेमाल ज़रूरी है। और जितना आप अपने जिस्म को थकाएं
जो आदमी अपने आपके लिए जिस्म को बेहतर है। थकाता है, वो जब बेड पे जाता है ना बिस्तर पे, तो उसको बड़ी प्यारी नींद सबको आती नींद है। आती है उसे। बड़ी अच्छी बात की है कि अगर आप रात को सोने से पहले वर्जिश करें, एक्सरसाइज करें, तो आपको सुकून की नींद तो आएगी, लेकिन आप सेहतमंद भी रहेंगे। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर अली हमारे साथ थे, वर्दा हमारे साथ थी, और हकीम साहब आप हमारे साथ थे। बड़ी ही अच्छी बातें बताएं कि अगर आपको हड्डियों का दर्द है, जोड़ों का दर्द है, किन एहतियाती तदाबीर पर अमल करके आप उस दर्द से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ हमने डाइट के बारे में बताया कि ऐसी कौन सी ग़िज़ा है जिसका इस्तेमाल करके आप इन तमाम दर्दों से बच सकते हैं। दूध का इस्तेमाल करें, दही का इस्तेमाल करें, और जैसा कि हकीम साहब ने कहा कि जैतून का ऑयल इस्तेमाल करें, तो आप इन तमाम दर्दों से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया कि आप प्रोग्राम में आए, वक्त निकाला। मुझे जन्नत जमशेद को इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।